सुदूर उत्तर पूर्व के एक सुरम्य गांव निगरी में प्राकृतिक दृश्यों के इच्छुक पर्यटकों को गांव के नजदीक बने खंडहरों तक नहीं जाने दिया जाता था। इसलिए उस ओर जाने की जिद करके दो दोस्त नगेंद्र और हरजीत सरपंच से इजाजत लेकर अपने गाइड दौड़जी के साथ उस ओर गए। वहां पहुंचकर दौड़जी उन्हें उन खंडहरों का किस्सा जैसा उसके दादाजी ने सुनाया था बताने लगा। अब आगे इस भाग को शुरू करने से पहले सुधी पाठकों से क्षमा चाहता हूं कि कहानी के इस भाग में परिस्थितिवश कहीं कहीं एडल्ट किस्म की भाषा और शब्दावली का उपयोग करना पड़ा है, जो कहानी की आवश्यकता है। इस हेतु कहानी आगे बढ़ाने से पहले ही करबद्ध रूप से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि नारी को अपने सम्मान की रक्षा हेतु किन किन नाटकों को करना पड़ता है, इस कहानी में वही चित्रण करना चाहता हूं। दौड़जी ने आगे बताया कि लड़की के वारों से उन मुसाहिबों के छक्के छूट गए। वे जान बचाने इधर उधर भागकर अपने घोड़ों को ढूंढने लगे, मगर शायद घोड़े भी हंगामे की आशंका भांपकर पहले से रफू चक्कर हो चुके थे। लड़की ने मार मार कर उन छाहों का भुर्ता बना दिया। सबकी हाथ और पैर की हड्डियां टूट चुकी थीं। वे उठने बैठने से लाचार होकर जमीन में घिसट रहे थे। रसिक नारायण तो पहले ही मैदान छोड़ गए थे। उन्होंने हवेली में लौटकर राहत की सांस ली और फिर लगभग 2 घंटे प्रतीक्षा करने के बावजूद जब उनके मुसाहिब लौटकर नहीं आए तो उन्होंने अपने लठैतों को उन्हें ढूंढने भेजा। थोड़ी देर में लठैत उन छाहों को लाद कर ले आए। उनकी हालत देखकर रसिक नारायण ने झुरझुरी सी ली और उनके इलाज का इंतजार करवाया। रसिक नारायण उस दिन की घटना भूले नहीं थे, मगर वे सतर्क थे और अपने मन की बात मन में ही छुपाए हुए थे। इस बात को लगभग 15 दिन गुजर गए, मगर इस बीच रसिक नारायण खुफिया तरीके से उस लड़की की एक एक हरकत पर नजर रखे हुए थे। उन्हें पता चल गया था कि लड़की बहुत साहसी है, मगर सिर्फ तिलछट्टे से बहुत बुरी तरह घबराती है। बस रसिक नारायण को जैसे कारुओं का खजाना हाथ आ गया। उन्होंने ये भी पता लगा लिया था कि लड़की भोर होते ही जॉगिंग के लिए अपने घर से निकलकर लगभग 2 किलोमीटर दूर खुले मैदान में आती है और वहां एकांत में अपनी कसरतें करती है। रसिक नारायण के शैतानी दिमाग ने अपनी योजना बना ली। उसने अपने 2 विश्वस्त लठैतों के साथ एक बांदी को लिया और सुबह मुंह अंधेरे उस मैदान के एक घने पेड़ों के झुरमुट में जाकर छिप गया। उसने अपनी बांदी को एक पॉलीथीन में पकड़कर रखे, लगभग 30-40 तिलचट्टे दिए और समझा दिया कि उसे सिर्फ उन तिलचट्टों को उस लड़की के ऊपर उछाल देना है और भाग जाना है। भोर अंधेरे ही वो आ गई और उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधकर अपनी कसरत की तैयारी शुरू कर दी। इसी समय उसके इशारे पर ठाकुर की बांदी में उसके नजदीक आकर तिलचट्टे का पैकेट उस पर उछाल दिया। फलस्वरूप सारे तिलचट्टे एक साथ बिलबिलाकर निकल पड़े और उसके जिस्म पर फैल गए। लड़की घबरा गई और बचाव हेतु इधर उधर भागने लगी। तभी रसिक नारायण के इशारे पर दोनों लठैतों ने उस पर कंबल डालकर उसे उठा लिया और बांधकर ले गए। रसिक नारायण उसे लेकर अपने रंग महल में पहुंचा और उसे बंधी हालात में ही बेहोशी की दवा सूंघा दी। लड़की को जब होश आया तो वो चारपाई पर मजबूती से बंधी हुई थी। उसने अपने चारों ओर नजर घुमाकर हालात का जायजा लिया। वो समझ गई कि वो रसिक नारायण के चंगुल में फंस चुकी है। उसने आनन फानन में तय कर लिया कि क्या करना है और चुपचाप आंखें बंद कर पड़ी रही। थोड़ी देर में रसिक नारायण नशे में चूर वहां आया और उसने आते ही वहां उपस्थित लड़कियों को वहां से जाने को कह दिया। उनके जाने के बाद वो उसके नजदीक आया और झुककर उसका मुआयना करने लगा। सहसा लड़की ने आंखें खोल दी और उसको देखकर मुस्कुराई। रसिक नारायण को आंखों पर विश्वास नहीं हुआ तो लड़की आवाज में शहद सा घोलते हुए बोली, क्या ठाकुर ऐसे बंधे बंधे भी कहीं मजे लिए जाते हैं? ठाकुर चौंका, फिर धूर्तता से हंसकर बोला, नहीं नहीं, मैं किसी झांसे में नहीं आने वाला। तुम समझती हो मुझे बेवकूफ बनाकर यहां से निकल जाओगी? तो लड़की सेक्सी आवाज में बोली, अरे नहीं ठाकुर, मैं तो तुम्हारे साथ ऐश करने के सपने देख रही हूं। ये ठीक है कि उस दिन मैंने तुम्हें गलत समझा था। दरअसल मुझे बाद में तुम्हारी मर्दानगी का पता चला। यहां तो घर घर में औरतों के तुम हीरो हो। रसिक नारायण नशे में तो था ही, उस पर अपनी मर्दानगी के कसीदे सुनकर उसका सीना चौड़ा हो गया।
वो मूंछों पर हाथ फेरता मुस्कुरा उठा। उसने फिर भी सावधानी बरती और बोला, देखो तुम बात तो सही कह रही हो, मगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं हो रहा है। तुम मुझे झांसा देकर निकल जाना चाहती हो। लड़की हो करके हंस पड़ी। बोली, अरे मेरे भोले बलम, मैं शहर में रहती हूं। वहां हम लोग बहुत ऐश करते हैं। यहां जिससे लड़कियां शर्माती हैं, वो सब कुछ वहां आम है। हम अक्सर शाम को क्लबों में जाम पर जाम पीते हैं और सभी तरह से मजे लेते हैं। मैं तो यहां आकर उन मंजों के लिए तरस गई हूं। आज सही आनंद आएगा। कुछ तो नशे की खुमारी और कुछ लड़की की मदहोश कर देने वाली बातें। ठाकुर तो फूल कर कुप्पा हो गए। लड़की ने लोहा गर्म देखकर अगली चोट की। बोली, ठाकुर, मैं तुमसे ये नहीं कहूंगी कि मुझे पूरी तरह खोल दो, मगर कम से कम मेरे हाथ तो खोल दो, जिससे मैं अपने हाथों से तुम्हें जाम पेश कर सकूं। अरे जब साकी हाजिर है, फिर अपने हाथ से जाम क्यों पीनूं? ठाकुर अपने होश खो चुका था। उसकी बुद्धिवासना के आगे लुप्त हो चुकी थी और वो सिर्फ कल्पना में ही आनंद सागर में गूंथे लगा रहा था। उसने सोचा, हाथ खोल देते हैं, पैर तो बंधे रहेंगे, ये भाग नहीं पाएगी। ठाकुर ने उसके हाथ खोल दिए। लड़की ने हाथों को रगड़कर सही किया और बोतल तथा ग्लास ठाकुर से लेकर उसे जाम बनाकर पेश किया। ठाकुर तो सपने में भी उसके ऐसे व्यवहार की कल्पना नहीं कर सकता था। उसका दिल बल्लियों उछलने लगा। उसने लड़की का हाथ पकड़ना चाहा, मगर लड़की अदा से अपना हाथ छुड़ा लिया। 2-3 पैक पीकर पहले से ही टुन्न ठाकुर लुढ़क गया तो लड़की ने सावधानी से अपने बचे बंधन खोले, उठकर खड़ी हुई। थोड़ा चल फिर कर उसने शरीर को स्थिर किया और ठाकुर को हिलाकर देखा। वो ऊं आ करके पलट गया। लड़की ने कसकर 2 लात ठाकुर को जमाई तो वो कुलबुलाकर फिर सो गया। लड़की ने कमरे में नजर दौड़ाई तो उसे वहां बंदूक और गोली बारूद का स्टोर दिखाई दे गया। उसने वहां जाकर बारूद की पेटियों के बीच सुतली की लड़ियां बिछा डाली। फिर उसने जिस रस्सी से उसे बांधा गया था, उसी रस्सी से ठाकुर रसिक नारायण को कसकर पलंग से बांध दिया। ठाकुर थोड़ा कुलमुलाया तो उसने चादर फाड़कर उसके मुंह में भर दिया। उसने सब तैयारी करके ठाकुर की जेबें टटोली और माचिस निकालकर सुतली के बंडल में इस तरह आग लगा दी कि लपटें न निकलें, बल्कि वे सिर्फ सुलगती रहें। इतना सब करके उसने दरवाजा खोलकर बाहर खड़े पहरेदार से कहा कि वो ठाकुर साहब के लिए शराब और कुछ नॉनवेज गर्मागर्म तैयार कराकर ले आए। पहरेदार हिचकिचाया तो वो बोली जाते हो या ठाकुर साहब को बोलूं? वो बेचारा तुरंत चला गया। लड़की ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और धीरे से मुख्य द्वार पर पहुंची। वहां के दोनों पहरेदार नशे में धुत पड़े थे, क्योंकि वो जानते थे कि आज ठाकुर साहब शाम से पहले बाहर नहीं निकलेंगे। बस लड़की ने बाहर निकलकर उन दोनों पहरेदारों को उनके ही कक्ष में बाहर से दरवाजा लगाकर बंद कर दिया और मुख्य द्वार को भी बाहर से बंद करके वहां से भाग निकली। अभी वो थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि एक भयानक विस्फोट की आवाज उसके कानों में पड़ी। फिर तो थोड़े थोड़े अंतराल में वहां से विस्फोटों की आवाज आती रही। लड़की की आंखों में सुकून उतर आया। वो वहां से किसी तरह मुख्य सड़क तक आकर अपने घर पहुंच गई। इधर ठाकुर रसिक नारायण का रंग महल पूरी तरह जलकर खंडहर बन गया था और साथ ही उसमें जल मरे थे ठाकुर और उसके सहायक कर्मचारी। तब से वो खंडहर ऐसे ही खड़े हैं, मगर गांव वालों ने उन खंडहरों में ठाकुर रसिक नारायण और उन कर्मचारियों की आत्मा का आभास कई बार पाया है। इसीलिए गांव वाले उस ओर नहीं जाते, क्योंकि जो भी उधर गया वो फिर जिंदा नहीं लौटा। आज हम लोग यहां आए जरूर हैं, मगर हमें सावधान रहना होगा और अपने पास रखी भगवान जी की तस्वीर को गले में लटका कर रखना होगा। सरपंच जी ने खुशबूदार अगरबत्ती भी लाने को कहा था। हमें कोशिश करना होगा कि अगरबत्ती लगातार जलती रहे। अब हम ये तैयारियां करके उन खंडहरों की ओर चलते हैं। इस बार इतना ही। नगेंद्र, हरजीत और दोरजी जब खंडहरों में गए तो उनके साथ क्या हुआ? क्या उनका भी हाल अन्य लोगों की तरह हुआ, अथवा वे कोई विशेष रहस्य भेदन कर पाए? यह जानने के लिए थोड़ा इंतजार। शेष अगले भाग में। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी और भी कहानियां सुनने के लिए द ईगल माइंडसेट स्टोरी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।